हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से मैं अपनी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू फिक्स इट। जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकूँ। अपनी पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने मानव की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास को देखा था, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि इतिहास किस प्रकार हमारे भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोतों पर चर्चाएं करेंगे। देखो, ये जो स्रोत हैं इन्हें हम इतिहास के बैकबोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज इतिहास की हमारे पास जो भी समझ है या फिर जो भी जानकारियां हमारे पास है वो इन्हीं स्रोतों को आधार मानकर ली गई हैं। तो जैसा कि टाइटल से ही सेल्फ अंडरस्टूड है कि हम लोग पुनर्निर्माण की बात करने वाले हैं, यानी वो इतिहास जो पहले घटित हो चुका है उसको जानना है, उसको समझना है, और उसे जानने और समझने में हमें कुछ साक्ष्यों की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर इसको ऐसे समझो, मान लो कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक दिन पहले की बातों को जानने के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्स हैं, यानी एक दिन पहले की बातों को जानने के लिए आप किन किन सोर्स का यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया। वैसे ही अगर यह जानना हो कि हज़ारों वर्षों पहले क्या हुआ था, लाइक हमारे पूर्वज कौन थे, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, जीवन यापन कैसा था, सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, व्यापार होता था या नहीं होता था, तो इन सब बातों को जानने के लिए जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं या फिर जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो किन साक्ष्यों का यूज करते हैं, उन्हीं साक्ष्यों के बारे में आज हमारी यह क्लास है। तो देखो, इन सोर्सों के बारे में पहले से भी हमें कुछ बेसिक नॉलेज तो है ही। हम ये जानते हैं कि जो भी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं उनसे जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिक्के हो गए या फिर अभिलेख हो गए, इसके अलावा जानवरों और पक्षियों के हड्डियां हमें प्राप्त होती हैं, या फिर अनाज हो गए, अनाज या कपड़ों के जो अवशेष मिलते हैं, इन सारे वस्तुओं को हम इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद पहला चरण ये होता है कि सबसे पहले हम इन वस्तुओं का टाइम फ्रेम निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। तो इस टाइम फ्रेम को निर्धारित करने के लिए हम दो तरीके के वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हैं। पहला है कार्बन डेटिंग विधि और दूसरा है थर्मोल्यूमिनेंस विधि। इन दोनों विधियों को या फिर और भी जो भी विधियां हैं इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इन दोनों विधियों से इन पुरातात्विक सामग्रियों के समय काल को निर्धारित कर लेते हैं। इसके बाद हमारे जो भी भूवैज्ञानिक या जो भी इतिहासकार हैं वो इन वस्तुओं से एक रेफरेंस निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे प्राचीन लोहे का साक्ष्य जो है वो हमें 1000 BC से 500 BC के बीच में मिलता है। ये जो कालखंड है इसमें हमें पहली बार भारत में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 BC और 500 BC के बीच में जो भी संस्कृति या सभ्यता हमारे भारत में पल्वित या पुष्पित हो रही होगी वो लोहे के यूज से परिचित होगी या फिर लोहे का यूज करना जानती होगी। और शायद आपको ये भी मालूम होगा कि इस समय भारत में उत्तर वैदिक काल का समय था, और इन्हें ही हम भारत में पहली बार लोहे का उपयोग करने वाली सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसके कारण इन्हें लौहकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम लोग को वैदिक काल पढ़ना है, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन होगा इस पर। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक दूसरा है। तो अभी तक हमें ये मालूम चल गया कि पुरातात्विक खुदाई से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, मान लो कि लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो उसका सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम निर्धारित करते हैं, जैसे कि यहाँ 1000 BC से 500 BC किया गया है। इसके बाद जो भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और उसके बाद इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। तो इस तरह कड़ी से कड़ी मिलाकर किस प्रकार इतिहास का लेखन होता है आप शायद समझ चुके होंगे, और इन साक्ष्यों का कितना योगदान है हमारे इतिहास के निर्माण में शायद इस बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो, इन साक्ष्यों के अलावा भी हमारे पास और भी अतीत में लिखी गई बहुत सारे पुस्तकें भी हैं, जिनमें धार्मिक पुस्तकें हैं या फिर
धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें हैं जिसे हम लोग गैर धार्मिक पुस्तकें कहते हैं। जैसे धार्मिक पुस्तकों में हम जानते हैं कि जो भी हमारे वेदाज हैं या फिर पुराण है, महाकाव्य से तो हम लोग भली भांति परिचित हैं ही। रामायण और महाभारत 2 ही महाकाव्य हैं। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो धार्मिक नहीं है, जिन्हें हम गैर धार्मिक कहते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, या फिर कल्हन की जो राज तरंगिणी है। इसके अलावा कालिदास की बहुत सारी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार। तो ये जो साहित्यिक या असाहित्यिक स्रोत हैं, ये जिस जिस टाइम फ्रेम में लिखी गई थी वो उस समय के आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार या फिर उनकी मान्यताओं के बारे में हमें जानकारी देती है। तो चलो एक एक करके हम इन स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इन स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला वो स्रोत जो हमें पुरातात्विक उत्खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, और दूसरा वो स्रोत जो हमारे धार्मिक या गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। इनका डिवीज़न हम साहित्यिक या असाहित्यिक स्रोतों में भी कर सकते हैं। जैसे जो पुस्तकें हैं, जो लिटरेचर हैं, उन्हें हम साहित्यिक कह सकते हैं, और जो लिटरेचर नहीं है उन्हें हम असाहित्यिक स्रोत कह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस डिवीज़न को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इतिहास पुनर्निर्माण के जितने भी स्रोत हैं उन्हें हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला है साहित्यिक स्रोत यानी जो लिटरेचर है, और दूसरा असाहित्यिक स्रोत जो लिटरेचर नहीं है। जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो देखो, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती थी, यानी इनमें अतिशयोक्ति की भावना से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि इनमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया हो। और वहीं अगर असाहित्यिक स्रोत की हम बात करें तो ये देखो पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। तो इनसे ऐतिहासिक जानकारी निकालने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि या थर्मोल्यूमिनेंस विधि का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि जो असाहित्यिक स्रोत हैं इन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से। अगर साहित्यिक स्रोत में हम महाकाव्य की बात करें तो आपको पता है कि रामायण और महाभारत के वैसे भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इन वजहों से इन्हें ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो चलो अब एक एक करके हम इन स्रोतों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम असाहित्यिक स्रोत के बारे में ही देख लेते हैं कि इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ कैसे प्राप्त होती है। देखो, जब भी हम असाहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें मेनली हम लोगों को पुरातात्विक उत्खनन से मिले वस्तुएं जैसे अभिलेख, सिक्के, मृदभांड जिसे हम पोएट्री भी कहते हैं, और विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। तो चलो सबसे पहले हम पुरातत्व को ही समझते हैं कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो पुरातत्व के बारे में पहले से भी हम लोग कुछ जानते ही हैं कि पुरातत्व वैसी विधि को कहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करते हैं, और उससे जो भी वस्तुएं निकलती हैं उससे हम लोग अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में पता लगाते हैं। मान लो अगर उत्खनन के दौरान हमें कपास का कोई साक्ष्य मिलता है, तो जब हम इसका टाइम फ्रेम निकालते हैं तो हमें मान लो कि इसका टाइम फ्रेम 3200 BC का निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3200 BC के टाइम फ्रेम में जो सभ्यता होगी वो कपास का यूज करना जानती होगी या कपास से वो परिचित होगी। इस प्रकार उत्खनन के दौरान जितनी गहराई पर हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मान लो कोई वस्तु 10 फीट पर मिल गई, कोई वस्तु 100 फीट पर मिली, कोई वस्तु 500 फीट पर मिली। इनमें सबसे प्राचीन हम ये 500 फीट वाली वस्तु को मानेंगे। अब आपके सामने 2 बातें हैं। तो आप पहला ये जानें कि पुरातात्विक उत्खनन से अतीत के लोगों का भौतिक जीवन के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। और दूसरी बात हमारे सामने ये है कि जो वस्तुएं जितनी गहराई पर मिलेगी वो उतनी ही प्राचीन मानी जाएंगी। तो इन दोनों बातों से देखो एक निष्कर्ष निकल रहा है, और वो निष्कर्ष ये है कि पुरातात्विक उत्खनन से हम किसी भी देश के इतिहास को पीछे ढकेल सकते हैं। यानी किसी देश में उत्खनन के दौरान वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होंगी उस देश का इतिहास भी उतना प्राचीन होता चला जाएगा। अब देखो, पुरातात्विक उत्खनन भी 2 तरीके से किया जाता है। एक है वर्टिकल एक्सकवेशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, मतलब लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। इनके बारे में हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो, लंबवत उत्खनन में क्या किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग किसी सीमित क्षेत्र में करते हैं। यानी एक जगह कहीं गड्ढा करते चले जाओ, जैसे जैसे वस्तुएं हमें मिलती जाएंगी उससे हम लोग इतिहास का इन्फ्रेंस ड्रा करते जाएंगे। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लंबवत उत्खनन होता है, इस लंबवत उत्खनन से किसी भी सभ्यता का संपूर्ण चित्र हमारे सामने नहीं आ पाता है। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उस सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी होगी, सामाजिक स्थिति कैसी होगी,
यानी इस विधि से हम बस ये जान सकते हैं कि उस क्षेत्र में किसी संस्कृति के लोग कब आए और कब उनका विकास हुआ। तो इस विधि का उपयोग मेनली समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस विधि से हम लोग बस समय निर्धारित ही कर सकते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी सभ्यता का। तो समय निर्धारण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर क्षैतिज उत्खनन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि देखो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इस वजह से इस टाइप का उत्खनन हमारे देश में काफ़ी कम हुआ है। गिना चुना ही है, जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है। अब जब क्षैतिज उत्खनन हुआ है तो आपको पता ही है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। जैसे हमें पता है कि मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी वो धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। मंदिर जैसे वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं मिले हैं। गलियाँ थी, जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो इस तरीके से किसी भी सभ्यता की विस्तार जानकारी के लिए हमें क्षैतिज उत्खनन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा, अगर किसी देश में क्षैतिज और लंबवत दोनों उत्खनन होना स्टार्ट हो जाए तो उस देश की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको फिर से लिखना पड़ जाएगा। अभी तक की लेक्चर में हम लोग बहुत बार कार्बन विधि का उपयोग करते आए हैं, कार्बन विधि शब्दों का उपयोग करते आए हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में ही हम इसे समझ लेते हैं कि कैसे किसी वस्तु का इससे समय काल निर्धारित किया जाता है। जो रेडियो कार्बन विधि होती है, इतना तो आपको पता होगा कि किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगर नहीं पता है तो आप किसी भी वस्तु को जला कर देख सकते हैं। अगर वो काली पड़ जाए तो आप समझ लेना कि उस वस्तु में कार्बन की मात्रा है। तकरीबन पृथ्वी पर 90% वस्तुओं में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो देखो, हर जीवित वस्तु में C12 और C14 ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो हर जीवित वस्तु में C12 और C14 की समान मात्रा पाई जाती है। लेकिन जैसे ही किसी जीवित वस्तु की मौत होती है तो C12 की मात्रा तो समान रहती है, पर जो ये C14 है इसकी मात्रा एक निश्चित दर पर उसी टाइम से घटना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि कार्बन का जो हाफ टाइम पीरियड है, मतलब अर्धायु काल है, वो तकरीबन 5568 वर्ष माना जाता है। यानी 1 ग्राम कार्बन को आधा होने में तकरीबन 5568 वर्ष लगेंगे। वैसे ही अगर आपके पास 100 ग्राम कार्बन हो तो उसे 50 ग्राम होने में 5568 वर्ष लगेंगे। अब इस 50 ग्राम को 25 ग्राम होने में फिर से 5568 वर्ष लगेंगे। तो ये हायरार्की तब तक चलती आएगी जब तक कार्बन की मात्रा 0 ना हो जाए। तो मान लो किसी जीवित वस्तु की मृत्यु हज़ारों वर्षों पहले हो गई है, तो जब उत्खनन के दौरान हमें इसके जब अवशेष प्राप्त होंगे तो सबसे पहले हम इनके अवशेषों में कार्बन 14 की मात्रा चेक करते हैं। तो ये कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम पाई जाएंगी उतनी ही प्राचीन इस वस्तु को माना जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु का टाइम फ्रेम कैसे निर्धारित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अभिलेख। देखो, भारतीय इतिहास में जो भी प्रमुख शासक या राजवंश हुए हैं उनके द्वारा समय समय पर लिखवाए गए शिलालेखों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब शिलालेख जो होते थे वो या तो पत्थर या फिर धातु की सतहों पर किसी नुकीले औजारों से लिखवाए गए या तो राजाओं के आदेश होते थे या फिर उनकी उपलब्धियाँ इन पर लिखवाई जाती थी। और इन अभिलेखों को खासकर उन जगहों पर रखा जाता था जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती थी, ताकि लोग राजाओं के इन आदेशों को पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। क्योंकि दुनिया उस समय तो डिजिटल थी नहीं, इस वजह से इन अभिलेखों के सहारे ही राजाओं के आदेश या नियम कानून लोगों के पास पहुंचाए जाते थे। तो चलो एक एक करके हम इन अभिलेखों को देखते हैं जो अपनी अपनी सदी में उनके शासकों द्वारा लिखवाए गए थे। इनमें पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आप कलिंग युद्ध से तो परिचित होंगे ही। तो जब कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक ने कलिंग को अपने प्रशासनिक अधिकार में ले लिया था। समय बीतता गया, जब मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ तब क्या हुआ कि वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम खारवेल था। उसने चेदी वंश की स्थापना की कलिंग में। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हमें जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। वैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और भी बहुत सारी जानकारियाँ इनमें हैं, पर अभी वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोतों को देख रहे हैं। इन सारे अभिलेख और इनके शासकों के बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उन राजवंशों को पढ़ेंगे, तब वहाँ ये सारी चीज़ें हमें फिर से पढ़नी ही है। इसलिए यहाँ पर हम इनका बस एक शॉर्ट नॉलेज लेते चलेंगे। अगला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ का अभिलेख है। इस अभिलेख से जो हमारे देश में इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ था, जिनमें हम लोग कुषाण को पढ़ते हैं या फिर शक को पढ़ते हैं,
तो ये जूनागढ़ अभिलेख शक क्षत्रपों के बारे में, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। और ख़ास करके इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बताया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था और बाद में रुद्रदमन ने इसका मरम्मत कराया था। अगला अभिलेख आप जो देख रहे हैं वो ऐहोल अभिलेख है। इस अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय के जो राजकवि थे, जिनका नाम रवि कीर्ति था, उनके द्वारा लिखा गया था। इस अभिलेख के माध्यम से ही हमें पुलकेशिन द्वितीय और इनका जो राजवंश था, जिसे हम लोग बदामी के चालुक्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अहम जानकारी उपलब्ध कराता है। वैसे ही अगला नासिक अभिलेख है। इस अभिलेख के माध्यम से हम लोग को सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख को गौतम पुत्र सतकर्णी की माँ द्वारा लिखवाया गया था और इसमें गौतम पुत्र सतकर्णी की विजय यात्रा के बारे में उनकी माँ ने प्रशंसा किया हुआ है। अगला जो अभिलेख है काफ़ी पॉपुलर अभिलेख है, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख के द्वारा हमें गुप्त शासन काल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में जो उनके राजकवि रहते थे, जिनका नाम हरिसेन था, उनके द्वारा किया गया था। और इस अभिलेख के थ्रू हम लोग को समुद्रगुप्त की विभिन्न विजय यात्राओं के बारे में पता चलता है। वैसे ही अगला अभिलेख है रबातक अभिलेख। ये अभिलेख कुषाण काल के सारे पहलुओं पर प्रकाश डालता है। वैसे ही एरन का अभिलेख है, जिसे भानुगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। इस अभिलेख के थ्रू हम लोगों को सती प्रथा के बारे में पता चलता है। वैसे ही देवपाड़ा का अभिलेख है, जिसे विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। एट लास्ट हमारा मंदसौर का अभिलेख है। इसे मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया था, जो मालवा का नरेश था। मालवा एमपी को कहा जाता था, एमपी और यूपी के कुछ पार्ट को मिलाकर। तो इस मंदसौर अभिलेख से हम लोगों को रेशम बुनकरों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार मुस्लिम अटैक होते हैं और ये जो रेशम बुनकर थे, ये मजबूरन अपनी जगह से पलायन कर जाते हैं। तो रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अशोक के अभिलेख के बारे में तो अभी यहाँ पर चर्चा हुई ही नहीं है, क्योंकि मौर्य काल तो हम लोग को पढ़ना है, वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, जैसे शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, जौगढ़ है, गिरनार है और सोपड़ा, तो अशोक के सारे अभिलेखों को हम लोग मौर्य काल में पढ़ेंगे। चूँकि देखो, इन सारे अभिलेखों को हम यहाँ डिटेल में नहीं जानेंगे। जैसे जैसे इनके राजवंश या इनके शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इन अभिलेखों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये मालूम चल गया है कि ये अभिलेख किस प्रकार हमारे प्राचीन भारतीय समाज के हर पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। अब हम सिक्कों के बारे में जानेंगे। देखो, सिक्के जो हैं वो भारतीय इतिहास के आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। भारत के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे सिक्कों के ढेर हमें प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों में कुछ भारतीय सिक्के हैं, कुछ विदेशी सिक्के हैं और इनमें भी कुछ वैसे विदेशी सिक्के हैं जिनमें भारतीय देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए थे। तो इस तरह सिक्के जो हैं वो भारतीय इतिहास के दो पहलुओं को उजागर करते हैं। एक तो आर्थिक इतिहास तो है ही, और दूसरा इन पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी पाए गए हैं, जितने भी विदेशी सिक्के थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सिक्के भारतीयों और विदेशी शासकों के बीच उनके परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियाँ हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि ये जो सिक्के हैं वो किस प्रकार विभिन्न राजवंशों के आर्थिक इतिहास के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ उस समय के लिपि, धर्म और कला जैसे मापदंडों की जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अलग अलग राजवंश और उनके सिक्कों के बारे में यहाँ जानकारियाँ दी गई हैं। अभी हमने देखा था कि बहुत सारे सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित हुए रहते थे, जिससे हमें उस राजवंश के धर्म के बारे में मालूम चलता है। वैसे ही प्रत्येक सिक्कों की अपनी एक लिपि होती थी, जिससे हमें प्रत्येक राजवंश और उनकी लिपियों के बारे में मालूम होता है। तो सबसे पहले देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में टेरिकोटा के सिक्के चलते थे। टेरिकोटा मतलब मिट्टी के सिक्के चलते थे। अब आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल के बाद महाजनपद का काल आएगा। इन्हीं महाजनपदों में जो मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली होगा और अन्य महाजनपदों पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मगध महाजनपद में ही हम मौर्य काल को पढ़ते हैं। मौर्य काल के बाद जितने भी विदेशी आक्रांता आएंगे वो अटैक करेंगे भारत पर, और उसके बाद वो भारतीय संस्कृति को खुद में आत्मसात करेंगे और तरह तरह के आर्थिक क्रियाविधि करेंगे। बहुत सारे सिक्के वो लोग चलाएंगे। देन उसके बाद सातवाहन काल आएगा। देन गुप्त, वाकाटक, ये सब राजवंश आते जाएंगे। वैसे ही सिक्कों का इतिहास भी चेंज होता जाएगा। तो अभी हमने देखा कि सिंधु घाटी में मिट्टी के सिक्के चलते थे। उसके बाद मौर्य काल आता है। मौर्य काल के सिक्कों को हम लोग पर्ण या पंचमार्क के नाम से जानते हैं। इन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्राचीन सिक्के रहते थे उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक आएंगे। इंडो ग्रीक के बाद शक आएंगे। उसके बाद कुषाण आएंगे। उसके बाद पल्लव आएंगे।
इंडो ग्रीक के साथ हम देखेंगे कि अब सिक्के जो हैं वो सोने के बनने लगे थे। उसके बाद गुप्त काल आएगा, गुप्त काल में सिक्के चांदी के बनने लगे थे। बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, आर्थिक कारण थे कि क्योंकि गुप्त काल को जब हम पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि जितने भी ट्रेड थे वो लगभग बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से गुप्त काल के जितने भी शासक थे उनके राजस्व में कमी आती है। अब वे सोने के सिक्के तो चलाएंगे नहीं, तो सिक्के के वैल्यू को वो कम करेंगे और सिक्के को चांदी का फॉर्म देंगे। उसके बाद सातवाहन आएंगे, वो शीशे का सिक्के चलाएंगे। उसके बाद शेरशाह सूरी आएगा जो दाम, अरसफी और रुपया चलाएगा। तो सिक्कों के इतिहास को भी हम देखेंगे, अलग अलग राजवंशों को जब हम पढ़ेंगे उस समय इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इतिहास पुनर्निर्माण का स्रोत पढ़ रहे हैं, तो इन स्रोतों से मालूम चल गया कि भारतीय इतिहास को लेकर हम अपना इन्फ्रेंस किस प्रकार ड्रा करते हैं। अब हम आगे विदेशियों के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग भारत में आए और उन्होंने किस प्रकार भारत का वर्णन अपने पुस्तकों में किया है। यात्रा वृत्तांत को हम लोग लास्ट में देख लेंगे। लास्ट में मैं एक स्लाइड डाल दूंगा जिनमें विदेशी यात्री और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें रहेंगी, आप देख लीजिएगा उसको एक नज़र। वैसे जो भी विदेशी यात्री यहाँ जिस टाइम फ्रेम में आए हैं, हम जैसे जैसे अपने भारतीय राजवंशों को पढ़ेंगे उनमें उन यात्रियों और उनके पुस्तकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हमारा अगला स्लाइड साहित्यिक स्रोत होगा, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरे साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला धार्मिक साहित्य है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इस धर्मनिरपेक्ष साहित्य को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। बारे में पहले देख लेते हैं। देखो, जो धार्मिक साहित्य होती थी ये मूल रूप से धर्म पर आधारित पुस्तकें या फिर पांडुलिपियाँ होती थी, जो प्राचीन भारतीय समाज की धार्मिक विश्वास या परंपराओं पर बहुमूल्य प्रकाश डालती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वेद की बात करें, जैसे वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, तो जब हम इन वेदों को पढ़ते हैं तो हम इनमें देखते हैं कि इनमें बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे यज्ञ और जादू टोना जैसी धार्मिक संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाओं का जिक्र है, सामवेद में संगीतों का जिक्र है, यजुर्वेद में बहुत सारे यज्ञों का जिक्र है और वहीं अथर्ववेद में जादू टोना जैसी धार्मिक संस्कारों का जिक्र मिलता है। अगर सामवेद की बात करें तो देखो, ये संगीतों का संकलन है। अगर आपको तानसेन के बारे में मालूम होगा, तानसेन के बारे में ये कहा जाता था कि जब वो गाता था तो आसमान से बारिश होने लगती थी या फिर बिजली चमकने लगती थी। तो जिस राग को वो गाता था उस राग का नाम है राग द्रुपद, और इस राग द्रुपद का उल्लेख हमें सामवेद में ही देखने को मिलता है। अगला हमारा धार्मिक साहित्य है उपनिषद। उपनिषदों की अगर बात करें तो ये आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं पर ये बल देती है। उपनिषदों का संकलन उस समय हुआ था जब हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गया था, पखंड बढ़ गया था। तो हिंदू धर्म को वापस रिवाइव करने के लिए उपनिषदों का संकलन किया गया था। उपनिषदों में हमें आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार वाली बातें देखने को मिलती हैं। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, जिसमें 13 उपनिषद काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसमें मांडुक्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, जालोपनिषद है। अगर मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इस मांडुक्य उपनिषद से ही लिया गया था। अब अगला नंबर है पुराण का। पुराणों की संख्या देखो 18 है, और इन 18 में से जो महत्वपूर्ण पुराण है जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जैसे वायु पुराण है, इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण है, इससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हम लोगों को सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला नंबर है महाकाव्य का। 2 ही महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अगर महाभारत की हम बात करें तो देखो, महाभारत में उसके श्लोकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे महाभारत का नाम भी चेंज होता गया। और जैसा कि आपको पता ही है, महाभारत को हम लोग जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। आगे और भी बहुत सारे धार्मिक साहित्य हैं, जैसे वेदांग हो गया, वेदांत हो गया, आरण्यक हो गया। इन सारे धार्मिक साहित्यों को हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो धार्मिक साहित्य हैं वो किस प्रकार हमारे पौराणिक राजवंशों के धार्मिक क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हैं। अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य की। इसे आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य कह लो या फिर गैर धार्मिक पुस्तकें कह लो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसे हम लोग कानूनी पुस्तकें भी कहते हैं, यानी वैसी पुस्तकें जो विभिन्न धार्मिक समूहों जैसे राजा, मंत्री, सिपाही, पुरुष, स्त्री, इनके कर्तव्यों का बोध कराती हों। इसलिए आमतौर पर इन्हें हम कानूनी पुस्तकें भी कहते हैं। मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कौटिल्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र था, इस पुस्तक को देखो काफ़ी विवादित पुस्तक माना जाता है।
क्योंकि इसमें वैसी चीज़ों का जिक्र है जैसे परिवार के सदस्यों की हत्या कब की जाए, संधि का उल्लंघन कब किया जाए। इस वजह से इसे काफ़ी विवादित पुस्तक माना गया है। इस पुस्तक से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे ही पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगली पुस्तक है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी। ये पुस्तक 12वीं सदी में जो कश्मीर की सामाजिक स्थिति थी उन पर यह प्रकाश डालती है। नेक्स्ट हमारा स्रोत है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत। कालिदास की इन पुस्तकों से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अब देखो, ये जो सारी पुस्तकें हैं ये उत्तर भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालती हैं। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। ये जो संगम साहित्य है ये कवियों द्वारा रचित सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। और भी कुछ पुस्तकें हैं जो दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जिनमें शिल्पादिकरम है, मणिमेखलाई है, तिरुकुरल है। संगम साहित्य के अलावा पहला बुक है शिल्पादिकरम। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक आता है दक्षिण भारतीय मणिमेखलाई। और एट लास्ट तीसरा तिरुकुरल। तो जो शिल्पादिकरम है इसमें एक वैश्या की कहानी है, कोलवन और वैश्या की कहानी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। मणिमेखलाई जो है इसे हम लोग तमिल का ओडिसी कहते हैं, ओडिसी। वैसे ही जो तिरुकुलर है ये तमिल का 5वां वेद माना जाता है। तो इस प्रकार हमने अपने धर्मनिरपेक्ष साहित्य को देखा। अब अगला स्लाइड है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। देखो, प्राचीन समय से ही बहुत सारे यात्री भारत भ्रमण पर आते रहे हैं, जैसे यूनानी हो गए, रोमन हो गए, चीनी हो गए। तो जब ये भारत है तो इन्होंने भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा और वापस जाते समय वो सारे विवरण यहीं पर छोड़ गए। तो इस तरह से इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं तो वो हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों का एक अंग बन जाती हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट कर दिखाया है। ऐसे ही जो फाहियान है वो गुप्ता पीरियड में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। इस तरह जितने भी यात्री यहाँ पर आए वो कुछ ना कुछ लिखित विवरण यहाँ छोड़ ही गए, जिससे हमारी इतिहास की अवधारणा और प्रबल हुई। इन सारे पुस्तकों में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है वो भारत और रोमन के बीच में जो ट्रेड होता था, जिस सामान का ट्रेड होता था, उन सामानों के विषय में हमें महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। इस प्रकार हमने अपने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के सारे स्रोतों को जान लिया है। एक मृदभांड है जिसे घड़ा कहते हैं, पोएट्री, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। इस तरह हमने जिन जिन स्रोतों को पढ़ा वो पूरी हिस्ट्री में हमें देखने को मिलेंगी। इसलिए अपने आगे आने वाली इतिहास की क्लास में हम इन्हीं तत्वों को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही तत्वों को मिलाकर इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।